नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टीचिंग पॉइंट जीके में। और आज हम लेके आए हैं इतिहास का अगला टॉपिक। तो कल हम पढ़ रहे थे पुष्यभूति या वर्धन वंश। तो दोस्तों कल हमने थ्योरी के रूप में पुष्यभूति या वर्धन वंश को पढ़ा। आज हम पुष्यभूति या वर्धन वंश के जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आए हुए हैं, जो बन रहे हैं, वो क्वेश्चन मैं आपके पास लेके आया आपके लिए। तो आप यदि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ आप मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पेपरपुर ऐप में भी पढ़ सकते हैं, तो इसके लिए उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए कि पहला जो हमारा वाक्य है वो देखिए, इसमें जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि, देखिए हर्षवर्धन हमने पढ़ा था, तो हर्षवर्धन जो है वो प्रभाकर वर्धन उसके पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन हमने पढ़ा था कल। तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? बाण भट्ट। ये याद रखिए, बाण भट्ट। और बाण भट्ट ने हरिचरित, ये प्रसिद्ध पुस्तक थी, आपने पढ़ा था ये। और इसके अलावा कादम्बरी, ये जो है बाण भट्ट की रचनाएं थी। अब अगला प्रश्न है, हर्ष के समय भारत आने वाला चीनी यात्री, और वो कौन था? हेनसांग। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के काल में आया था। पहला चीनी यात्री आपको पूछे तो आपका उत्तर होगा फाहियान, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया था। और हेनसांग जो है इसको नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि और तीर्थ यात्रियों का राजकुमार यानी प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहा जाता है। और इसकी प्रसिद्ध पुस्तक है सीयू की। ये आप सारी बातें इसके बारे में पढ़ भी चुके हो और भी ध्यान रखिए। द्वितीय अशोक व हिंदू कालीन अकबर किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए द्वितीय अशोक, अशोक महान जो हुआ है, मौर्य सम्राट अशोक, वो जन सेवा के लिए जाना जाता है, धार्मिक कार्यों के लिए जाना जाता है। अशोक के बारे में भी हमने पढ़ा है। तो इस तरह से हेनसांग जो है वो नहीं, हर्षवर्धन जो है ये भी दान देने में अग्रणी था। कहते हैं कि एक बार इसने इतना दान दे दिया कि तन ढकने का कपड़ा भी नहीं बचा, वो भी अपने बहन से लेकर के इसने अपना तन ढका। तो इतना महान दानी था, तो इसलिए इसको अशोक जैसी नीति होने के कारण इसको द्वितीय अशोक और हिंदू कालीन अकबर भी कहा जाता है, यानी ये सहिष्णु था। तो इस तरह से शिव का उपासक होते हुए भी इसने बौद्ध धर्म के जो धर्माचार्य है उनको प्रश्रय दिया और अंत में ये बौद्ध धर्म की ओर झुकाव इसका हो जाता है। इसके बाद देखिए हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य एक युद्ध होता है, वो होता है 634 में। याद रखिए जो हर्षवर्धन है उसका काल है 606 से 647 तक। तो इस काल में 634 ईस्वी में जो पुलकेशिन है, पुलकेशिन कौन था? ये याद रखिए चालुक्य राजा था, ये बादामी या वातापी का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। और इनके बीच युद्ध हुआ था, नर्मदा नदी के तट पर ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय जो वो जीता था, हर्षवर्धन की इसमें हार हुई थी। और यही एक ऐसा युद्ध था जिसमें हर्षवर्धन की हार हुई, बाकी सभी में इसने विजय हासिल की। इसके बाद देखिए एक वर्ड आता है घंटी यंत्र, तुला यंत्र का प्रयोग किसमें होता था? ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो ये खेत की जो सिंचाई के लिए जो प्रयुक्त यंत्र थे उनको घंटी यंत्र या तुला यंत्र कहा जाता था। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में हर्ष का समकालीन शासक कौन था? तो देखिए गौड़ नरेश शशांक। याद रखिए ये वही शशांक है, कल हम देखो दोनों वीडियो आपको देखने हैं ताकि ये अच्छा समझ में आ जाए। तो गौड़ नरेश शशांक, ये शशांक वही जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया, ये शैव धर्म का उपासक था। और इसी शशांक ने जो हर्षवर्धन का बड़ा भाई था राज्यवर्धन, उसकी हत्या कर दी थी, ये भी याद रखिए। और ये गौड़ नरेश शशांक देवगुप्त जो है उसका दोस्त था, ये अच्छे से आप याद रखिए। अब इसके बाद देखिए धार्मिक सभा का आयोजन का उद्देश्य क्या था? देखो हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष प्रयाग यानी इलाहाबाद, अब प्रयागराज नाम हो गया, तो प्रयाग में हर 5वें वर्ष धार्मिक सभा का आयोजन करते थे और उस आयोजन को कहते थे महामोक्ष परिषद। तो हर 5वें वर्ष, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था वो आप याद रखिए, महायान धर्म। देखिए जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बटा, हीनयान और महायान। तो महायान जो धर्म है उसकी ओर झुकाव था हर्षवर्धन का, तो उस धर्म को बढ़ावा देने के लिए इसने धर्म सभा का आयोजन ये करता था। और इसमें याद रखिए हर 5वें वर्ष ये आयोजन होता था। और जो हेनसांग इसमें शामिल हुआ था वो छठी महासभा में या छठी महामोक्ष परिषद में वो शामिल हुआ था। इसको अध्यक्ष भी बनाया गया था, किसको? हेनसांग को।
इसके बाद अगला प्रश्न है मोखरी शासकों की राजधानी। तो मोखरी शासकों की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज, याद रखिए कौन थे, कन्नौज। और इसके बाद देखिए एक बात और भी ध्यान रखिए, हर्षवर्धन की जो राजधानी थी, जो प्रारंभिक राजधानी थी वो थानेश्वर, उसके बाद कन्नौज, 2 राजधानी हो जाती है हर्षवर्धन के काल में। अगला पुलकेशिन द्वितीय कौन था, ये पहले भी क्वेश्चन आ गया लेकिन फिर पढ़ लेते हैं। बादामी या वातापी का चालुक्य शासक था ये पुलकेशिन द्वितीय, जिसे हर्ष को हराया। कुंभ के मेले का आयोजन आरंभ किसने किया, जो कुंभ का मेला हर 12 वर्ष में भरता है, तो वो कुंभ का जो मेला उसका आयोजन हर्ष ने करवाया, ये याद रखना, हर्षवर्धन ने ये करवाया। हर्ष संवत, देखिए हर्षवर्धन ने एक संवत चलाई अपने राज्यारोहण के अवसर पर, तो 606 से 647 तक इसका राज रहता है। तो याद रखिए ये 606 में इसने हर्ष संवत की शुरुआत की। अगली बात है साहित्यकार सम्राट किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हर्षवर्धन को, क्योंकि ये खुद साहित्यकार था। इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये इसने इसकी कृतियां हैं, इसकी रचनाएं हैं, तो ये साहित्यकार सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए पुष्यभूति वंश की प्रसिद्धि का कारण क्या है, तो याद रखिए आप, इनका कारण है हूणों का दमन। ये याद रखिए हूण जो है, हूणों का उन्होंने दमन किया, इस कारण से इनकी प्रसिद्धि हुई, क्योंकि हूण उस समय जो है एक प्रकार से एक खतरनाक इनका काम था और इसे समाप्त करने का काम किया पुष्यभूति वंश ने ही इसको समाप्त किया। तो हूण हरिण केसरी भी हम पढ़ेंगे, प्रभाकर वर्धन को कहा गया है, तो हूणों का दमन किया। नालंदा विश्वविद्यालय जो समृद्ध हुआ, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय से जो भी क्वेश्चन जुड़े हैं वो सारे याद करने में, कि नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ, बिहार में, याद रखना ये। और नालंदा विश्वविद्यालय किसके समय बना, तो गुप्त वंश के कुमार गुप्त के काल में ये बना। बौद्ध शिक्षा का ये प्रसिद्ध केंद्र था और ये समृद्ध जो हुआ, यानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, वो ये पहुंचा हर्ष के काल में, ये याद रखिए। और जो हर्ष के काल में चीनी यात्री आया था वो इस नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया था, और इसमें कहते हैं कि 10,000 बच्चे पढ़ते थे, ये ध्यान रखिए। तो इस तरह से हर्षवर्धन जो है उसके काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ, समृद्ध हुआ। हूण हरिण केसरी और महाराज धीराज किसे कहा गया, याद रखिए। हूण हरिण केसरी कल भी मैंने बताया था, प्रभाकर वर्धन को हूण हरिण केसरी कहा जाता, क्योंकि ये हूण रूपी हिरण के लिए सिंह था, केसरी का मतलब सिंह, और महाराज धीराज की उपाधि धारण इसने की, ये आप याद रखिए। तो किसने ये की, ये प्रभाकर वर्धन, ये अच्छे से आपको याद करना है। अगला देखिए गुर्जरों को पराजित करने वाला कौन था, तो ये भी प्रभाकर वर्धन था, याद रखिए प्रभाकर। तो प्रभाकर वर्धन जो है ये गुर्जरों को पराजित करने वाला शासक था। इसके बाद देखिए किस अभिलेख में हर्ष के हस्ताक्षर मिलते हैं, तो वो है बांसखेड़ा या बंसखेड़ा, याद रखिए बंसखेड़ा अभिलेख है एक, और ये है शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में, याद रखिए बंसखेड़ा। मैं यहां लिख देता हूं बंसखेड़ा, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो बंसखेड़ा जो है ये उत्तर प्रदेश में है। तो उस अभिलेख में अशोक ने इसके हर्ष के हस्ताक्षर मिलते हैं। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी आपको याद रखिए थानेसर या थानेश्वर, ये प्रारंभिक राजधानी थी, और इसकी अंतिम जो राजधानी थी वो आपको याद रखिए कन्नौज और थानेश्वर दोनों इसकी राजधानी रही। इसके बाद हर्ष के समय सूती वस्त्र का जो केंद्र बिंदु था, कौन सा केंद्र था, वो याद रखिए उज्जैन, यानी इसके समय उज्जैन जो वो प्रसिद्ध था सूती वस्त्र के निर्माण में, और सूती वस्त्र में तो आप याद रखना भारत हमेशा से अग्रणी रहा है। हर्ष के अधीनस्थ शासक, तो हर्ष के अधीनस्थ जो शासक थे वो क्या कहलाते थे, वो याद रखिए उनको कहा जाता था, देखिए महासामंत या महाराज। देखो महाराज या महासामंत, ये याद रखिए महासामंत इनको कहा जाता था, किसको, हर्ष के अधीनस्थ जो शासक थे। हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ, बहुत अच्छा वर्ड है ये लोकपाल, ये याद रखिए। जिस लोकपाल के लिए अन्ना हजारे ने लड़ाई लड़ी, उस लोकपाल का जिक्र हर्षचरित में और प्रांतीय शासक के लिए मिलता है, याद रखिए आप। इसके बाद देखो सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई जो है वो क्या थी, ग्राम, ये याद रखिए ग्राम सबसे छोटी इकाई थी, और ग्राम का जो अधिकारी था उसको ग्रामाक्ष पटलिक कहा जाता था, ये याद रखिए।
इसके बाद देखो चाट या भाट, ये पुलिस कर्मी, पुलिस को कहा जाता था चाट या भाट, ये अच्छे से याद रखिए, पुलिस को चाट या भाट कहा जाता था। और इसके अलावा देखो मंत्री परिषद का जो मंत्री है उसको क्या कहते थे, उसको कहते सचिव। याद रखिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, सचिव या अमात्य, सचिव या अमात्य। तो इस तरह दोस्तों जो जो क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें, तो ये दूसरा भाग है वो मैं आपके सामने लेकर के आया। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और इसी तरह से आप बने रहिए मेरे साथ और इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।